हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी का बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब आप सारे ही ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में होंगे, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, जो भी बिजनेस में लेन देन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे। देखो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, परचेज होता है, सेल्स होता है, रेवेन्यू आता है, एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ही सारे ट्रांजैक्शन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे ट्रांजैक्शन का पता तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सारे ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकते हो, तो आप क्या करोगे, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है? देखो अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन है। कुछ ट्रांजैक्शन परचेजेस से रिलेटेड है, कोई ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड है, कोई ट्रांजैक्शन रेंट से रिलेटेड है, कोई ट्रांजैक्शन सैलरी से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे, सारे ट्रांजैक्शन को उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में डालोगे। जैसे परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, परचेज अकाउंट में जाएगा। सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सेल्स अकाउंट में जाएगा। रेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, रेंट अकाउंट में जाएगा। इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इनकम अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर आप क्या करें, क्लासीफाई करें। ठीक है। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है? जैसे आपने परचेजेस अकाउंट बनाया, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिखे, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन लिखे। अब आप हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली थोड़ा देखोगे कि अच्छा इस दिन हमने बंटी से परचेज करा था, अच्छा इस दिन हमने बबली से परचेज करा था, अच्छा इस दिन इतने का परचेज हुआ था। तो ऐसे इंडिविजुअल आप देखने लग गए तो फिर हो गया, खेल खत्म। तो आप क्या करोगे, सारे अकाउंट का टोटल निकालोगे, जिससे कंक्लूजन्स निकालना, जिससे रिजल्ट्स निकालना इजी हो जाए। ठीक है। देन नेक्स्ट इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल प्रॉफिट हुआ आपका 50,000 और इस साल हुआ 80,000। तो आप देखोगे कि ये जो इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में, ये क्यों हुआ है? क्या सेल्स बढ़ी है, क्या एक्सपेंसेस कम हुए, क्या रेवेन्यू बढ़ा, क्या रीजन रहा जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग बोलते हैं। लास्ट इज इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपने एनालाइज करा है इसी के बेसिस पे आप आगे डिसीजंस लोगे, ताकि जो आपका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है ये मेंटेन्ड रहे। ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। देन क्लासीफाई, सारे ट्रांजैक्शन को उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डालना, ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना। देन नेक्स्ट इज समराइजिंग, सारे अकाउंट्स का टोटल निकालना ताकि कंक्लूजन्स निकालना आसान हो। देन एनालाइजिंग, मतलब आप ये देखोगे कि पिछले साल इतना फिगर आ रहा था और इस साल इतना फिगर आ रहा है, तो ये इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हुआ है। एंड लास्ट इज इंटरप्रेटिंग, मतलब जो भी रिजल्ट्स आए उनके बेसिस पे आप डिसीजंस लोगे बिजनेस में। ठीक है, इजी पीजी। फिर से देखो पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transaction of a business. In simple words, it means keeping a proper record of the money coming and going out of a business. It helps the business know its profit, loss, financial position, and performance. ठीक है। तो अकाउंटिंग को हम ये समझते हैं कि वो रिकॉर्डिंग है, बट अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अकाउंटिंग में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, इजी पीजी है। अगर कभी भी अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको मीनिंग पूछा जाएगा तो ये आप 5 चीज़ें ज़रूर लिखोगे कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। इजी पीजी। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग तो समझ लिया था, अब हम क्या समझेंगे, ऑब्जेक्टिव समझेंगे अकाउंटिंग के, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी हमने पढ़ा था अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड करते हो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। अगर आपने सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है तो जब भी आपको किसी ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है तो आप वो रिकॉर्ड को देख के जान सकते हो। ठीक है। Accounting keeps a proper and organized record of all the business transaction. It becomes easy to find any transaction whenever required. For example, we can easily check how much money was spent on purchases or salary. Second is to calculate profit and loss. अकाउंटिंग में जब आप सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करोगे तो आप इनकम का भी टोटल निकाल सकते हो और एक्सपेंसेस का भी टोटल निकाल सकते हो, जिसको कंपेयर करके आप प्रॉफिट या लॉस भी निकाल सकते हो। ठीक है। Accounting helps us know whether the business has earned profit or suffered a loss. By comparing income and expenses, we can calculate net profit or net loss of the business.
थर्ड इज टू नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट आया तो आप उसका भी रीजन निकाल सकते हो, जान सकते हो कि ये क्यों आया है। देन अगर नेट लॉस आया तो उसका भी आप रीजन जान सकते हो थ्रू अकाउंटिंग। कैसे आप जानोगे? जैसे नेट प्रॉफिट आए तो आपको दिखेगा कि अच्छा इनकम बढ़ी होगी, रेवेन्यू बढ़े होंगे, फालतू के एक्सपेंसेस कम हुए होंगे। अगर नेट लॉस आया तो आपको दिख रहा होगा कि भाई फालतू के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सेल्स भी कम हो रही है, इनकम भी कम हो रही है। तो आप उस हिसाब से डिसीजंस ले सकते हो कि कैसे ये एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। ठीक है। Accounting helps us understand why the business earned profit or suffered a loss. We can see which income increased and which expenses caused the profit to fall. This helps the business take better decisions. Fourth is to ascertain the financial position of the business. अकाउंटिंग हमें ये भी बताती है कि हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितना हमारे सर पे बोझ है कि हमें किसी को पैसा चुकाना है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं। अगर हमें ये पता होगा तो हमें ये भी पता होगा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अकाउंटिंग हेल्प्स अस नो वेदर द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट इट ओन्स। ठीक है। इट शोज द बिजनेस एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल. This tells us whether the business is financially strong or weak. Next is to ascertain the progress of the business from year to year. जब सारे ही ट्रांजैक्शन आपके पास रिकॉर्ड रहेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल के प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हो, पिछले साल की सेल को इस साल की सेल से, पिछले साल के एक्सपेंसेस को इस साल के एक्सपेंसेस से कंपेयर कर सकते हो और रिजल्ट्स निकाल सकते हो, रीजंस ढूंढ सकते हो कि भाई अगर प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज आया तो क्यों आया, अगर एक्सपेंसेस में इंक्रीज या डिक्रीज आया तो क्यों आया। अकाउंटिंग कंपैरिजन में भी आपको हेल्प करती है। अकाउंटिंग अलाउज अस टू कंपेयर the performance of different years. For example, we can compare this year's profit with last year's profit. This helps us know whether the business is improving or declining. ठीक है। Sixth is to prevent and detect frauds and errors. अगर आप सही से अकाउंटिंग करते हो तो अगर कोई फ्रॉड हुआ है उसको भी आप पकड़ सकते हो, अगर कोई एरर्स हुए हैं उसको भी आप सही कर सकते हो। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प्स इन फाइंडिंग मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आप अच्छे से अकाउंटिंग करोगे तो कोई भी फ्रॉड्स या एरर्स नहीं होंगे, अगर हो भी रहे हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई करके सही कर सकते हो। रेगुलर चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स मेक्स इट harder to hide wrong transaction. Thus, accounting helps keep the business records accurate and reliable. Seventh is to provide information to various parties. जो accounting की information होती है ना, बहुत सारे users को चाहिए होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो उन पार्टीज तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी इजी हो जाता है थ्रू अकाउंटिंग। Accounting provides useful information to people connected with the business. Owners, managers, investors, creditors, and government use this information. It helps them understand the business and make better decisions. ठीक है। यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं अकाउंटिंग के? सबसे पहला तो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे हम प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिससे कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान रिजल्ट्स के संग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। Accounting provides useful information to management for planning, decision making and controlling business activities. Planning में कैसे हेल्प करता है? Accounting information helps management plan future activities. कि future activities आप कौन कौन सी करने वाले हो, जैसे आपकी सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए एंड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना आउटपुट जनरेट करना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, कहाँ से इनकम सोर्स बनाना चाहिए। ठीक है। It helps managers take better decisions such as whether to increase production, reduce cost or invest money. Third is helpful in controlling. By comparing actual results with planned results, management can find unnecessary expenses and control them. जो भी गलतियां उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनको कंट्रोल भी कर सकते हो। सेकेंड इज प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। आपको मैंने बताया था अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है? रिकॉर्ड करना। तो जब अकाउंटिंग में पहला स्टेप ही रिकॉर्ड करना है तो उसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है तो आप देख के पता कर सकते हो। ठीक है। अकाउंटिंग मेंटेन्स अ कंप्लीट, ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. दिस मेक्स इट ईजी टू फाइंड एंड चेक एनी ट्रांजैक्शन whenever required. ठीक है। थर्ड इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस।
अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट या लॉस की भी इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम इनकम या एक्सपेंसेस को निकाल सकते हैं और उनको कंपेयर करके हम प्रॉफिट या लॉस भी निकाल सकते हैं बिजनेस का, और रीजंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है. Accounting helps the business know whether it has earned a profit or suffered a loss during a particular period of time. It also helps us understand the reason behind the profit or loss. Fourth is enables comparative studies. देखो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हर टाइम के होते हैं, पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है और कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, जिससे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं. जैसे पिछले साल को इस साल के संग कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हुई है. ठीक है. Accounting allows the business to compare its performance with previous years. For example, the business can compare this year profit with last year profit to know whether the business is improving or declining. Fifth is provides information regarding financial position. जो अकाउंटिंग है वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमें बताता है कि बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज है, कितना कैपिटल है. Accounting helps determine the financial position of the business. It shows business asset, liabilities, and capital, helping us understand how financially strong the business is. क्या हमारा बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग. ठीक है, ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहला लिमिटेशन आता है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट. इसका मतलब क्या है? देखो, जब आप एनालिसिस करते हो ना तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट जजमेंट होते हैं. जैसे मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा तो मैं कुछ और ओपिनियन दूंगी, आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा तो आप कुछ और ओपिनियन या जजमेंट दोगे. ठीक है. अकाउंटिंग इन्वॉल्व सम पर्सनल जजमेंट एंड वाइल मेकिंग decisions. For example, a person may have to decide the useful life or depreciation rate of an asset. Different people may make different judgments, so the results can vary. मैं कुछ और बोलूँगी तो उस हिसाब से कुछ और रिजल्ट्स निकल के आएंगे, आप कुछ और बोलोगे तो उस हिसाब से कुछ और रिजल्ट्स निकल के आएंगे. सेकेंड इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. देखो, अकाउंटिंग आपको बिजनेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड होती है जो पैसे से रिलेटेड हो, जो मनी से रिलेटेड हो. जैसे एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन या कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय की लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी, ऐसी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड होती हैं अकाउंटिंग में. ठीक है, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है बिजनेस की. अकाउंटिंग डज नॉट शो एवरीथिंग अबाउट अ बिजनेस. इट मेनली रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी. Therefore, some important transaction may not appear in accounts. Third is omission of qualitative information. हम अकाउंटिंग में सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सिर्फ ऐसे ट्रांजैक्शन को, सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जो किससे रिलेटेड होती है, पैसे से रिलेटेड होती है. जो बाकी और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर करा जाता है. Accounting does not record things that cannot be measured in terms of money. For example, employee loyalty, customer satisfaction, reputation, and good management are important but cannot be properly shown in the accounts. ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है एक बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए, बट ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती अकाउंटिंग में. सो अकाउंटिंग गिव्स ओनली पार्शियल पिक्चर ऑफ द बिजनेस. फोर्थ इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. देखो, अकाउंटिंग में जो भी आप ट्रांजैक्शन लिखते हो, जो भी एसेट्स की वैल्यू लिखते हो ना, वो उनके ओरिजिनल प्राइस पे लिखते हो, मार्केट प्राइस पे नहीं लिखते हो. ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है. मेनी एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस. जैसे आपने एक मशीनरी खरीदी तो जितने की खरीदी है आप वो प्राइस रिकॉर्ड करोगे, जो उसका मार्केट प्राइस है वो नहीं रिकॉर्ड करोगे. Not their current market price. For example, land bought for 5 lakh years ago may now be worth 20 lakh, but the accounts may still show its original cost. एक अगर आपने लैंड खरीदा होगा कुछ साल पहले और वो 5 लाख का खरीदा था, बट आज उसकी मार्केट वैल्यू अगर 20 लाख है तो आप उसको 20 लाख नहीं लिख सकते हो 5 लाख को काट के, आपको 5 लाख ही दिखाना पड़ेगा. ठीक है, therefore accounting may not show the current value of the assets. एंड लास्ट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. मतलब आप कुछ इन्फॉर्मेशन को, कुछ ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हो और आप उनको अपने फेवर में ला सकते हो. जैसे आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है बट आपने कुछ फिगर्स को ऐसे चेंज करके अपने बिजनेस में प्रॉफिट दिखा दिया. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. हमें क्या पता क्या चल रहा है, हम तो बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे और हमें पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ये बहुत बड़ी कमी होती है. ठीक है, विंडो ड्रेसिंग मीन्स मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लुक बेटर देन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. मतलब बिजनेस की पोजीशन बहुत ही खराब है, मतलब स्थिति ही खराब है, बट आप उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बहुत अच्छे से दिखा रहे हो कि भाई बिजनेस में तो सब चंगा चल रहा है. मैनेजमेंट में मैनिपुलेट और प्रेजेंट
figures in a way that gives a more favorable picture. Therefore, the financial statements may sometimes not show the true position of the business. ठीक है, जो अकाउंटिंग कर रहा है उसके हाथ में वो प्रॉफिट दिखा दे, क्या पता कुछ ऐसे मैनिपुलेट कर दे फिगर्स को, तो इससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इसी से बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेशंस भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग होनी कैसी चाहिए, अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले तो रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एरर्स ना हो, जो करेक्ट हो और ट्रस्टवर्दी हो, ताकि लोग उस पर डिपेंड होके डिसीजन मेकिंग कर पाए। और जब भी आप कोई अमाउंट या फिगर्स लिख रहे हो तो उसके पीछे प्रॉपर प्रूफ या प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकेंड इज रेलिवेंस, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो फॉर द यूजर्स, यूजफुल हो फॉर द यूजर्स, ताकि इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके लोग प्रॉपर डिसीजंस ले पाए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी फालतू इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो कि अच्छा इन दोनों की लड़ाई हुई वो लिख दो, इन दोनों का कुछ मैटर चल रहा है वो लिख दो, इसने इसको गाली दी वो लिख दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए किसी डिसीजन को लेने के लिए। थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आए एक मामूली इंसान को भी, एक सिंपल और एक क्लियर वे में आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करो। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो उसको आप सिंपल वे में समझाने की कोशिश करो ताकि हर किसी को समझ में आए। फोर्थ इज कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको आप कंपेयर कर सको, जैसे खुद के बिजनेस को दूसरे बिजनेस के संग कंपेयर कर सको, या खुद के बिजनेस के पास्ट परफॉर्मेंस को आप प्रेजेंट परफॉर्मेंस के संग कंपेयर कर सको। ठीक है, एंड लास्ट इज फेथफुल प्रेजेंटेशन, मतलब विंडो ड्रेसिंग मत करो, अकाउंट्स या फिर फिगर्स को मैनिपुलेट मत करो। जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर है वही दिखाओ, जो ट्रू एंड फेयर फिगर्स हैं वही प्रेजेंट करो। ठीक है, अगर प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट कम दिखाओ, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस दिखाओ, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो दिखाओ, ट्रू एंड फेयर पिक्चर को प्रेजेंट करो। ठीक है, तो ये 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग के, ये आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ अकाउंटिंग। क्या रोल है अकाउंटिंग का? सबसे पहले तो रोल ऑफ अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है जो हमारे संग कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, हमें बताती है कि कितने सेल्स हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितना लॉस हुआ, कहाँ से इनकम हो रही है, कितनी इनकम हो रही है। ठीक है, accounting is called the language of business because it communicates the financial activities of business. It tells us about sales, expenses, profit, assets, and liability. Just like language helps people communicate, accounting helps business communicate financial information with the users. सेकेंड इज रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है? देखो, अकाउंटिंग में पास्ट रिकॉर्ड्स रहते हैं और वो परमानेंट रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या चीज़ें खरीदी थी, कितने में बेची थी, कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना नुकसान हुआ था, कहाँ कहाँ पर खर्चे हुए थे, कहाँ कहाँ से इनकम हुई थी। इसके बेसिस पे हम सही डिसीजंस ले सकते हैं और अच्छे से प्लानिंग भी कर सकते हैं। थर्ड इज रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमें ये पता चलेगा अकाउंटिंग से कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या रीजंस है, लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या रीजंस है। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प्स डिटरमाइन वेदर द बिजनेस हैज अर्नड अ प्रॉफिट और सफर्ड अ लॉस. It also helps understand why the profit increased or decreased. This allows management to take steps to improve the future performance. Fourth is role in determining the financial position. Accounting हमें business की financial position भी बताती है। ये बताती है कि कितने assets हैं, कितनी liabilities है, कितना सर पे बोझ है, कितना हमारे पास capital पड़ा हुआ है। तो हमारा जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग, ये भी डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प्स डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इट शोज एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस. फिफ्थ इज रोल एज इंफॉर्मेशन सिस्टम. अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन देती है जो यूजर्स को हेल्प करती है डिसीजंस लेने में. बहुत सारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, जैसे गवर्नमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया. इन्वेस्टर्स अकाउंटिंग देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. क्रेडिटर्स भी पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई अगर हम पैसा दे रहे हैं तो ये कंपनी वापस चुका भी पा रही है या नहीं, उसके बाद ही क्रेडिटर्स देंगे हमें पैसा. ठीक है, समझ में आया आपको? अकाउंटिंग कलेक्ट्स
records and processes financial information and provides it to people who need it. It gives useful information to management, owners, investors, creditors and government. This information helps them make better decisions. तो ये 5 रोल है ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है इसको यूज कौन करता है वो समझते हैं. तो मेनली यूजर्स 2 टाइप में क्लासिफाइड है. एक होता है इंटरनल यूजर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स मतलब वो यूजर्स जो बिजनेस के अंदर है, एंड एक्सटर्नल यूजर्स मतलब वो यूजर्स जो बिजनेस के बाहर होते हैं. इंटरनल यूजर्स में कौन आता है? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. क्यों मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? इसलिए चाहिए होती है ताकि वो डिसीजंस ले पाएँ, ताकि वो ये देख पाएँ कि एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन से फालतू के खर्चे हो रहे हैं, क्या डिसीजंस लेना चाहिए, कैसे फालतू खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है. मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू प्लान, कंट्रोल एक्सपेंसेस, मेक डिसीजन एंड इम्प्रूव प्रॉफिट. एम्प्लॉयज में यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू नो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, स्पेशली फॉर जॉब सिक्योरिटी, सैलरी एंड बेनिफिट्स. ठीक है. एम्प्लॉयज़ ये देखते हैं कि भाई कंपनी का या बिजनेस का दिवालिया तो नहीं निकलने वाला, इससे पहले ही हम निकल लेते हैं. देन आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स क्यों देखते होंगे भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को? इसलिए देखते हैं ताकि वो ये डिसीजन ले पाएँ कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करें या ना करें. देन क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इसलिए देखते होंगे ताकि वो ये डिसाइड कर पाएँ कि बिजनेस को लोन या फिर पैसा उधार पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. सरकार इसलिए देखती होगी ताकि वो ये चेक कर पाए कि बिजनेस सही से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर भी रहा है या नहीं, और टैक्स पे कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. कस्टमर्स इसलिए देखते होंगे ताकि उन्हें ये पता चले कि भाई स्टेबिलिटी है बिजनेस में या नहीं, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस भी है या नहीं है. ठीक है. एंड लास्ट में बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वो ये एनालाइज कर पाएँ कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को या इस पर्टिकुलर कंपनी को हमें पैसा देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए. कहीं पता चला ये पैसा लेके भाग गए, ये भी दिक्कत वाली बात है. ठीक है. तो ये 2 मेन टाइप के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. ठीक है. इजी पीजी. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. देखो मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं. सबसे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड एंड समराइज करते हैं, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एंड देन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं कि बिजनेस में कितने एसेट, लाइबिलिटीज़ या फिर कैपिटल है. सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं और ये ट्राई करते हैं कि उसकी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करा जाए और फालतू के एक्सपेंसेस को कम करा जाए. थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं ताकि मैनेजमेंट को वो असिस्ट करे डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग करने में एंड कंट्रोलिंग करने में. ठीक है. रीड करते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड with recording, summarizing the financial transaction of a business. It helps in finding out profit and loss earned by the business. It also shows the financial position of business through asset, liabilities and capital. Financial accounting mainly provides information about what has already happened in the business. ठीक है. Second is cost accounting. Cost accounting deals with finding out the cost of producing a product or providing a service. It records and analyzes different costs such as material, labor and other expenses. It helps the business understand where the money is being spent. It also helps in controlling unnecessary cost and reducing expenses. जो फालतू की कॉस्ट आ रही है, जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग. Then management accounting. Management accounting provides useful financial information to managers for making business decisions. It uses accounting information to help in planning, controlling and decision making. It helps managers decide what to do in the future based on financial data. ठीक है. समझ में आई ये 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. अब आप मुझे बताओगे हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं. क्या हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, या फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, या फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं. ठीक है. इजी पीजी. ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक रूल है जो हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कब करें. अब देखो 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है. एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस. कैश बेसिस बोलता है कि आप ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करो जब
कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है या फिर कैश आपने एक्चुअली पे करा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सपेंसेस तो इनकर कर दिए बट अभी तक पेमेंट नहीं करा है, तो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड मत करो। जैसे ही पेमेंट करोगे तब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। ऑन दी अदर हैंड, आपको इनकम अर्न तो हो चुकी है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे ही इनकम रिसीव होगी, पैसा आएगा, कैश रिसीव होगा, तब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कैश बेसिस बोलता है कि ट्रांजैक्शन को आप तभी रिकॉर्ड करें जब कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है या फिर आपने एक्चुअली कैश पे करा है। ऑन दी अदर हैंड, अक्रूवल बेसिस बोलता है कि आप ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर दो जब एक्सपेंसेस इनकर हो गई या फिर इनकम अर्न हो गई। आप कैश मिलने का या फिर पे करने का वेट मत करो। ठीक है, पढ़े, देखो क्या लिखा हुआ है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर कैश बेसिस अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। जब कैश एक्चुअली रिसीव होगा या फिर आप पे करोगे तभी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। It does not matter when the income is earned or expense is incurred. Example, if salary for March is paid in April, मार्च की सैलरी थी बट पे कब हुई, अप्रैल में हुई, तो आप रिकॉर्ड कब करोगे, अप्रैल में ही करोगे, क्योंकि पेमेंट अप्रैल में हुआ है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अप्रैल में हुआ है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, इट इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे ही कैश रिसीव होगा या फिर पे होगा तब आप एंट्री करोगे, तो वो ईजी है समझने के लिए। इट रिकॉर्ड्स ओनली एक्चुअल कैश रिसीव एंड पेमेंट, जैसे ही एक्चुअल कैश रिसीट होगा या फिर पेमेंट होगी तब आप रिकॉर्ड करोगे। देर इज लेस चांस ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब ऐसा अमाउंट जो पे अभी करना है, जैसे आपने खर्चे कर लिए, पेमेंट नहीं करा है, तो वो जो पेमेंट अभी तक नहीं करा है उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट डज नॉट शो द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखती है। ठीक है, क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं पता है, हमें आउटस्टैंडिंग इनकम भी नहीं पता है। Outstanding expenses and incomes are not properly considered. It may not show the true profit or loss for a particular period. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, मार्च की सैलरी थी बट दिखाई कब, अप्रैल में, तो पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट या लॉस में गड़बड़ आ सकती है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। Accrual basis of accounting. Under accrual basis, income and expenses are recorded when they are earned or incurred, whether cash is received or paid. कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, कैश पेड हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे ही एक्सपेंसेस इनकर होंगे या फिर इनकम अर्न होगी आप रिकॉर्ड कर दोगे। एग्जाम्पल, इफ सैलरी फॉर मार्च इज पेड इन अप्रैल, द एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड इन मार्च इटसेल्फ। मार्च की सैलरी पे करनी थी बट आपने अप्रैल में पे करी, कैश पेमेंट कब गया, अप्रैल में किया, बट सैलरी कब की थी, मार्च की थी, तो आप मार्च में ही रिकॉर्ड करोगे। एडवांटेजेस, it gives more accurate picture of profit and loss. It records both cash and credit transaction. अगर कैश ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड करेगा, अगर उधार की ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड करेगा। It shows outstanding expenses and incomes, giving more complete financial picture. It is useful for comparing the performance of different years, क्योंकि हमें ट्रू पिक्चर पता चलेगी कि भाई इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इतना हमें अभी पेमेंट करना है, इतना हमें अभी पैसा रिसीव होना है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कैश बेसिस में तो बहुत ईजी है, जैसे ही कैश आता हुआ देखा लिख दो, जैसे ही जाता हुआ देखा लिख दो, बट यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इट रिक्वायर्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड अमाउंट्स। प्रॉफिट शोड अंडर अक्रूवल बेसिस मे नॉट ऑलवेज मीन दैट द बिजनेस हैज एक्चुअली रिसीव्ड द कैश। ठीक है, हम दिखा तो देंगे कि भाई इनकम अर्न हुई है, यहाँ पर इतनी इनकम हुई है, यहाँ पर इतनी इनकम हुई है, बट अक्रूवल बेसिस ये नहीं दिखाता कि एक्चुअली कैश आया भी है बिजनेस में। ठीक है, यहाँ पर हमारा कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस फिनिश हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है। कैश बेसिस में नाम में लिखा है कैश, कि जब कैश रिसीव करोगे या पे करोगे तभी रिकॉर्ड करना, वरना मत करना। और अक्रूवल बेसिस में जैसे ही एक्सपेंसेस इनकर हो गए या फिर इनकम अर्न हो गई आप रिकॉर्ड कर दो, चाहे कैश मिला हो या भी आपने पे करा हो या ना करा हो। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, जब भी कहीं पे कुछ एक्टिविटी हो रही होती है ना, हम कुछ रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइंस बना देते हैं। इससे क्या होता है,
कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, केओस होने के चांसेस कम हो जाते हैं एंड एरर्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। वैसे ही हमने अकाउंटिंग में भी कुछ रूल्स, गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करते हैं हमें सही से अकाउंट बनाने में एंड सही से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। ठीक है, पढ़े देखो क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कॉमन रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट बिजनेसेस फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। They tell businesses how to record and present accounting information. Their main purpose is to make financial statements clear, reliable, and comparable. ठीक है, Objectives of accounting standard. First is to bring uniformity. देखो सब एक जैसे रूल्स गाइडलाइंस को फॉर्म करेंगे तो एक जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे जिससे यूनिफॉर्मिटी आएगी। सेकेंड इज टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल। जब आप सेम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करोगे तो एरर्स भी कम होंगे, एरर्स कम होंगे तो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर पाओगे। थर्ड इज टू मेक कंपैरिजन ईजियर। जब सब एक ही जैसा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, एक ही गाइडलाइन, एक ही रूल या रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो सब एक ही जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे जिससे कंपैरिजन करना ईजी हो जाएगा। फोर्थ इज टू रिड्यूस कंफ्यूजन। फिर से सब एक ही जैसे बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अलग अलग होता तो कंफ्यूजन बहुत होता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने से कंफ्यूजन दूर हो जाता है। लास्ट इज टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंच जाए। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो इस कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप कंपेयर कर सकते हो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सेकंड इज रिलायबिलिटी, आप रिलाय कर सकते हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। थर्ड इज कंसिस्टेंसी, जब एक ही जैसे आप रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और चीज़ें समझने में भी आसान हो जाएंगी। प्रिवेंट्स मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन कम करता है, एरर्स होने के चांसेस कम करता है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिलायबल बनाता है, ट्रस्टवर्दी बनाता है। देन हेल्प्स यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग, ऐसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, नॉट सूटेबल फॉर एवरी सिचुएशन। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना वो हर सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, हर जगह आप रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आओगे तो वो सही नहीं है। सेकेंड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हर किसी के बस की बात नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझना क्योंकि रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं और वो भी अकाउंटिंग करने के लिए तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आम इंसान को या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड को नहीं समझ में आते। थर्ड इज एक्सपेंसिव टू फॉलो, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो आपको कोई ऐसा एक्सपर्ट रखना पड़ेगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझे, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो रूल्स हैं काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव हैं, काफ़ी रिजिड हैं, तो ये बिजनेसेस को अलाउ नहीं करते हैं कि वो खुद से चूज कर सके कि उनको कौन सा अकाउंटिंग मेथड फॉलो करना है। ठीक है, एंड लास्ट इज फ्रीक्वेंट चेंजेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बार बार चेंजेस होते रहते हैं तो हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा अगर हमें सही से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है तो। ठीक है, यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस रिलेटेड कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इंड एएस। इंड एएस का मतलब क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में यूज होते हैं, जो इंडियन कंपनीज यूज करती है टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, इंड एएस बोलते हैं। ठीक है, इंड एएस आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन इंडिया फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे प्रोवाइड कॉमन रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो इंड एएस बने कैसे थे, आईएफआरएस से ही बने थे। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उन्हीं के बेसिस पे इंड एएस भी बने थे, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे आईएफआरएस होते हैं वैसे ही इंड एएस भी होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड एएस बेस्ड ऑन आईएफआरएस, जैसे आईएफआरएस होता है वैसे ही इंड एएस भी होता है। यूनिफॉर्मिटी लाता है क्योंकि सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, सब एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी लाता है, मतलब ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होगा, चीज़ें छुपाई नहीं जाएंगी, चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी विद द यूजर्स। फोर्थ इज कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी कैसे, क्योंकि सब लोग एक ही जैसे स्टेटमेंट्स बनाएंगे, इससे कंपैरिजन इजी हो जाएगा। बेनिफिट्स एंड मेरिट्स ऑफ इंड एएस, सबसे पहले तो बेटर क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, तमीज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं विद वाइल फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटेड। ठीक है, सेकेंड इज इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी भी आ जाती है क्योंकि
इंडियाज कैसे बने थे, IFRS के बेसिस पे बने थे। तो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉरेन कंपनीज बनाते हैं वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम भी बनाते हैं, तो इससे कंपैरिजन करना ईजी हो जाता है। थर्ड इज इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स, हमें इंडियाज की मदद से ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो इन्वेस्टर्स को, जो यूजर्स को हेल्प करती हैं डिसीजन लेने में। एंड फोर्थ इज इट रिड्यूसेस मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन रिड्यूस होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहती है, लोग फिगर्स को मैनिपुलेट करके गलत नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। ठीक है, इंडियाज भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये जो भी टर्म्स अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चैप्टर्स में यही टर्म्स यूज होंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे दिक्कत होगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला टर्म है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन और सेपरेट बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है बंटी, बंटी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, एक शॉप खोली। ठीक है, तो यहाँ पर बंटी अलग है और बिजनेस अलग है। बंटी अलग, बिजनेस अलग, बिजनेस अलग, ओनर अलग। तो बिजनेस क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे जाएंगे, बंटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बंटी की पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे जाएंगे। अगर बंटी ने एक एसी खरीदा अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको अलग लिखेंगे। अगर बंटी ने एसी खरीदा बिजनेस के लिए या फिर शॉप के लिए, तो उसको अलग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुड्स। गुड्स का मतलब है ऐसा कोई टैंजिबल प्रोडक्ट या फिर आइटम जिसको आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर खरीद रहे हो बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किराना शॉप वाले भैया, वो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे उन्होंने 100 मैगी के पैकेट खरीदे, 100 बिस्किट खरीदे, 100 जूसेस खरीदे, 100 नमकीन्स खरीदी। क्यों खरीदी, खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। तो सारी चीज़ें किराना शॉप वाले भैया के लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई। ठीक है, जब आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हो तो उसे गुड्स नहीं बोलते, जब आप बेचने के लिए किसी चीज़ को खरीद रहे हो तो उसको गुड्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आता है एसेट। एसेट का मतलब है वो सारी चीज़ें जो बिजनेस ओन करता हो, कंट्रोल करता हो, उस चीज़ की वैल्यू हो और वो चीज़ बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट दे, वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, ठीक है, उसको ओन भी बिजनेस कर रहा है, उसको कंट्रोल भी बिजनेस कर रहा है, उसकी वैल्यू भी है और वो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट भी देगी, तो लैंड बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। इन द सेम वे मशीनरी है, मशीनरी भी बिजनेस ओन कर रहा है, कंट्रोल भी बिजनेस कर रहा है, मशीनरी की वैल्यू भी है और मशीनरी फ्यूचर बेनिफिट भी देगी। कैसे देगी भाई फ्यूचर बेनिफिट, क्योंकि मशीनरी से ही आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करोगे तो आउटपुट आएगा, आउटपुट को बेचोगे और पैसा कमाओगे, फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, ये 4 चीज़ें याद रखना। एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है एसेट के, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, बैंक बैलेंस एंड स्टॉक। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, सर पे बोझ या फिर ऑब्लिगेशन टू पे। फॉर एग्जाम्पल बंटी है, ठीक है, बंटी को बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए था, बट बंटी ने अपना सारा पैसा लगा दिया था, अब उसको और पैसा चाहिए, तो वो गया बैंक के पास। उसने बैंक वाले से बोला, हे बैंक वाले भैया मुझे प्लीज़ पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है, मुझे बिजनेस में लगाने। तो उसने पूरे 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। ठीक है, अब क्या बंटी के सर पे बोझ है कि उसको 10 लाख रुपए रीपे करने हैं बैंक को, बिल्कुल है। तो इसी बोझ को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। जो बैंक लोन बंटी ने ले रखा है वो क्या है, बंटी के लिए लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू पे है। ठीक है, लाइबिलिटी मीन्स एन अमाउंट दैट बिजनेस हैज टू पे टू समवन एल्स। इट इज अ डेट और ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल इज अ बिजनेस टेक्स लोन of rupees 1 lakh from bank, that 1 lakh is the liability of the business. Next is capital. Capital का मतलब है ओनर का इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अब ओनर कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एसेट भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे बंटी ने बिजनेस खोला, एक शॉप खोली, तो उसने पैसा भी लगाया, हाँ या नहीं, पैसे के फॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट करा और एसेट्स भी लगाए होंगे, जैसे फर्नीचर लगाया होगा और मशीन्स ली होंगी या फिर एसी वगैरह लगाया होगा, तो एसेट भी लगा रखा है। तो बंटी ने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का मतलब क्या है, ओनर का इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। कैपिटल इज द मनी और
other assets invested by the owner into the business. It represents the owner's investment in the business. एग्जाम्पल क्या है, राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें 50,000 रुपये लगाए, तो 50,000 क्या है, कैपिटल है. नेक्स्ट इज ड्राइंग्स. देखो बिजनेस से हमेशा पैसा नहीं जनरेट होता, कभी कभी बिजनेस का लो फेज भी आता है और पैसा जनरेट नहीं हो पाता, बट ह्यूमन की नीड्स तो हमेशा होती है, ह्यूमन्स को खर्चा करना ही पड़ता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव. फॉर एग्जाम्पल बंटी है, ठीक है, इस महीने बंटी ने बिजनेस से कुछ भी प्रॉफिट नहीं जनरेट करा, कुछ भी रेवेन्यू नहीं जनरेट करा. अब बंटी के घर वाले भी हैं बेचारे, उसकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, सबका खर्चा उसको निकालना पड़ेगा ना, और खुद का भी इतना सारा खर्चा होगा. तो बंटी ने क्या करा, जो उसने बिजनेस में पैसा लगा रखा था ना, उसी को थोड़ा विड्रॉ कर दिया, कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर दिया. इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं. जब भी आप कुछ पैसा या फिर गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करते हो फॉर योर पर्सनल यूज, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं. ड्राइंग्स मीन्स मनी, गुड्स और अदर एसेट्स टेकन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. या तो आप गुड्स को विड्रॉ कर रहे हो या फिर आप पैसे को विड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम द बिजनेस फॉर योर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है सेल्स. सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स. आपने भाई 10,000 की सेल करी, मतलब 10,000 के गुड्स बेच दिए, सेल्स का मतलब तो इजी पीजी है. देन आता है परचेज. परचेज मतलब जब आप गुड्स को खरीदते हो फॉर रीसेल, उसको क्या बोलते हैं, परचेज. अगर आप गुड्स को खरीद रहे हो फॉर पर्सनल यूज, उसको परचेज नहीं बोलते. ठीक है. परचेज मीन्स बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इन द बिजनेस. ठीक है. नेक्स्ट इज रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब इनकम अर्नड फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. जैसे किराना शॉप वाले भैया हैं, उनकी किराना शॉप है. अब किराना शॉप वाले भैया का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, ग्रोसरीज को बेचना. तो ग्रोसरीज को बेचने से जो वो पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं. रेवेन्यू इज द इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है. नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस. देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं. जैसे किराना शॉप वाले भैया, उनने एक छोटू भैया रख रखे. अब छोटू भैया को पैसे देने पड़ते होंगे, सैलरी देने पड़ती होंगी, एंड देन जो किराना शॉप है उसका बिजली का बिल आता होगा, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे खर्चे किराना शॉप वाले भैया को बियर करने पड़ते होंगे. तो इन सारे खर्चों को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं. एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए करने पड़ते हैं. ठीक है. Expenses are the costs incurred to run the business and earn revenue. जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस. नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर. देखो एक्सपेंडिचर का मतलब है वो खर्चा जो आप एसेट खरीदने के लिए करते हो या फिर लाइबिलिटी को पे करने के लिए करते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिजनेस खोला, एक इंडस्ट्री सेटअप करी जिसमें मैंने 10 लाख की मशीनरी को खरीदा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो 10 लाख का खर्चा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे. ठीक है. एक्सपेंडिचर मीन्स स्पेंडिंग मनी और क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन टू स्पेंड मनी टू बाय समथिंग और टू ऑब्टेन अ बेनिफिट. मैंने मशीनरी खरीदी, उससे मेरे को फायदा हो रहा है, हाँ या नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं. ठीक है. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एवरी एक्सपेंस इज एक्सपेंडिचर बट एवरी एक्सपेंडिचर इज नॉट एन एक्सपेंस. तो इससे क्या समझ में आता है कि एक्सपेंडिचर एक ब्रॉडर टर्म है, ऑन द अदर हैंड एक्सपेंस एक नैरोअर टर्म है. नेक्स्ट आता है प्रॉफिट. प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस. जब इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो एक्सेस जो अमाउंट आ रहा है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं. ठीक है. प्रॉफिट इज द अमाउंट लेफ्ट व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस. फॉर्मूला क्या है, इनकम में से एक्सपेंसेस हटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा. लेट अस सपोज इनकम 50,000 एंड एक्सपेंसेस 30,000 है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 20,000 का हो गया. नेक्स्ट इज गेन. देखो गेन भी प्रॉफिट ही होता है, बट गेन कभी भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं हो सकता है, अदर देन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल किराना शॉप वाले भैया की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ग्रोसरीज को बेचना. बट किराना शॉप में ना एक अलमारी पड़ी हुई थी, तो भैया ने सोचा ये अलमारी बहुत पुरानी हो गई, इसको बेच देते. अब अलमारी को बेचने से उनको कुछ मुनाफा हुआ, उसको हम गेन बोलेंगे. अलमारी बेचना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, बट भैया ने सोचा कि इसको बेच देते हैं, कोई दूसरी अलमारी खरीद लेंगे और बेचने से फायदा हो गया, तो उसको गेन बोला जाएगा. ठीक है.
गेन इज इंक्रीज इन मनी और वैल्यू दैट यूजुअली कम्स फ्रॉम समथिंग अदर देन द नॉर्मल मेन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉस। लॉस का मतलब क्या है? जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो, तो जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लॉस बोलते हैं। लॉस अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस और द अमाउंट लॉस्ट आर मोर देन इनकम और बेनिफिट रिसीव्ड। डिस्काउंट मतलब छूट, आपको पता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिस्काउंट। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो, आप जीन्स वगैरह खरीदने जाते हो, तो वहाँ पर लिखा होता है भाई 15% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? कि सस्ते में मिलेगा, छूट हो रही है। डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन द प्राइस और अमाउंट पेएबल। ठीक है, अब आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर का मतलब है एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसका एविडेंस भी ज़रूरी होगा, तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो उसी एविडेंस को क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। जैसे आप बिग बाजार गए, वहाँ से आपने बहुत सारी ग्रोसरीज खरीद ली, बहुत सारा सामान खरीद लिया। अब क्या प्रूफ है कि आपने खरीदा है? बिल मिलता है आपको, ठीक है, एक इनवॉइस मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर क्या है? एक एविडेंस है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। वैसे ही अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आपकी मम्मी पूछती हैं वो भैया से कि भाई रिटर्न हो जाएगा या एक्सचेंज हो जाएगा, तो भैया क्या बोलते हैं? इस बिल को संभाल के रखना। क्यों संभाल के रखना? क्योंकि वो बिल एक एविडेंस है कि आपने शॉपिंग करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। अ ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मनी और मनी इज वर्थ दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। ओके, स्टॉक। स्टॉक का मतलब है ऐसे गुड्स जो सेल के लिए पड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 और टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं भैया के पास। ठीक है, टी शर्ट वाले भैया के पास 1000 टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं, और उस 1000 टी शर्ट्स में से अभी भैया सोच रहे हैं कि मैं 500 टी शर्ट बेच दूँ। तो ये 500 टी शर्ट क्या है? बेचने के लिए तैयार हैं, भैया रेडी हैं, वो इन 500 टी शर्ट को बेचना चाहते हैं। तो ये 500 टी शर्ट क्या है? स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक मीन्स गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल। एग्जाम्पल, अ शॉप हैज 100 shirts left unsold at the end of the year. These shirts are its stock. मतलब वो बेचने के लिए तैयार है। ओके, नेक्स्ट आता है डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किराना शॉप वाले भैया के पास गए, ठीक है, आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही थी। आपने किराना शॉप वाले भैया से बोला, भैया आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? तो भैया ने तो मना कर दिया। बट आपने बोला, भैया मैं तो मोहल्ले में ही रहता हूँ। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है। तो फिर आपने बोला कि ये भैया एक काम करो, आप मुझे चॉकलेट दे दो। ठीक है, आपने चॉकलेट ले ली। भैया ने पूछा कि भाई पैसे दो। आपने बोला नहीं, पैसे तो मेरे पास नहीं है, बट आप मेरी शक्ल पहचान के रखना, मैं तो मोहल्ले में ही रहता हूँ, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। अब भैया ने आपसे पैसे लेने हैं, तो भैया के लिए आप क्या हो गए? डेटर हो गए, एक एसेट हो गए, क्योंकि भैया को आपसे पैसे रिसीव होने वाले हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं क्या बोला मैंने, लिख के समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये है किराना शॉप वाले भैया, ठीक है, और ये हो आप। आपका एक मासूम सा चेहरा भी बना देती हूँ, और किराना शॉप वाले भैया का तो थोड़ा सा मूड खराब है। ठीक है, आप गए किराना शॉप वाले भैया के पास, आपने बोला मेरी शक्ल पहचानी आपने, मैं तो आपके मोहल्ले में ही रहता हूँ, मेरे को प्लीज़ एक चॉकलेट दे दो। भैया ने आपसे पैसे मांगे, आपने मना कर दिया कि मेरे पास तो अभी पैसे है ही नहीं, मेरी तो अभी जेब खाली है, जब जेब थोड़ी भर जाएगी तब मैं पैसे दे दूंगा। तो आप ये किराना शॉप वाले भैया के लिए क्या हो गए? डेटर हो गए। क्या हो गए? डेटर हो गए। क्यों हो गए डेटर? क्योंकि आपसे पैसा मिलने वाला है किराना शॉप वाले भैया को। ठीक है, देखो क्या लिखा है, डेटर्स आर पीपल और बिजनेस हु ओ मनी टू द बिजनेस बिकॉज दे बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब उधार पर सामान खरीदा था। जैसे आपने उधार पर चॉकलेट खरीदी थी, अब आप वो उधार को वापस पे करोगे किराना शॉप वाले भैया को, आप ओ करते हो पैसा। तो आप कौन बन गए किराना शॉप वाले भैया के लिए? डेटर बन गए। ठीक है, आप क्या बन गए किराना शॉप वाले भैया के लिए? डेटर बन गए। ठीक है, एग्जाम्पल, राहुल सेल Rahul sells goods worth
10,000 टू अमित ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे सामान बेचा है राहुल ने अमित को। अमित हैज़ टू पे लेटर, अमित बाद में पे करेगा, तो अमित क्या बन गया राहुल के बिजनेस के लिए, डेटर बन गया। ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब समझते हैं। जैसे ये किराना शॉप वाले भैया, ठीक है, अब किराना शॉप वाले भैया किसी होलसेलर से ही गुड्स लेते होंगे। ये होलसेलर है, होलसेलर थोड़ी बड़ी पार्टी है, ठीक है, ज़्यादा पैसा है तो थोड़े लंबे भी हैं वो। तो ये है किराना शॉप वाले भैया, और ये किराना शॉप वाले भैया है, और ये है होलसेलर। ठीक है। अब किराना शॉप वाले भैया ने होलसेलर से गुड्स ले लिए। क्या करा उनने, गुड्स ले लिए होलसेलर वाले भैया से। होलसेलर ने पैसे मांगे, किराना शॉप वाले भैया ने बोला कि भैया आजकल ना बहुत ही ज़्यादा तंगी चल रही है, बिल्कुल पैसे है ही नहीं, जैसे ही मैं गुड्स को बेच दूंगा और मेरे हाथ में कुछ पैसे आएंगे तो मैं आपको रीपे कर दूंगा। अब किराना शॉप वाले भैया की लाइबिलिटी है, सर पे बोझ है कि उनको ये होलसेलर वाले भैया को पैसे देने हैं वापस। तो ये होलसेलर वाले भैया किराना शॉप वाले भैया के लिए क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए। क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए, क्योंकि किराना शॉप वाले भैया ने होलसेलर वाले भैया से गुड्स उधार पे खरीदे थे। ठीक है। देखो क्या लिखा है, क्रेडिटर्स आर पीपल और बिजनेस टू होम द बिजनेस ओज मनी बिकॉज इट बॉट गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। किराना शॉप वाले भैया ने होलसेलर वाले भैया से क्रेडिट पे सामान लिया है, उधार पे सामान लिया है। अब किराना शॉप वाले भैया के सर पे बोझ है कि होलसेलर वाले भैया को पेमेंट करनी है, तो होलसेलर वाले भैया किराना शॉप वाले भैया के लिए क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए। ठीक है, फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर आर पीपल और बिजनेस टू होम द बिजनेस ओस मनी बिकॉज इट बॉट गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। एग्जाम्पल, राहुल बाइज गुड्स वर्थ 20,000 फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, राहुल हैज़ टू पे अमित लेटर। राहुल ने इस बार गुड्स खरीदे हैं अमित से उधार पर, तो अमित क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया राहुल के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको। पूरा टॉपिक इजी पीजी था, सारी जो टर्म्स थे बहुत ही इजी हैं। एक बार आप रीड करोगे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इजी पीजी।